इतिहास और राजनीति शास्त्र में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों को पिछले अध्याय में हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन, उसकी स्थापना के बारे में बताया था कि किस तरह विश्व में शांति की स्थापना हेतु एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की गई जिससे विश्व को भावी युद्धों के खतरे से बचाया जा सके तथा विश्व में शांति स्थापित हो व मानवता का विकास तीव्र गति से संभव हो सके। हमने पिछले अध्याय में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न संगठनों के बारे में चर्चा की थी और बताया था कि उनके कार्य क्या है। आपने एक बात पे विशेष गौर किया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में, या हम यूं कह सकते हैं कि विश्व के विभिन्न देशों के मध्य शांति व्यवस्था बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसका अहम योगदान होता है। अर्थात सुरक्षा परिषद एक ऐसी महत्वपूर्ण संस्था है जो विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने, विभिन्न देशों के मध्य विवादित मुद्दों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों पर चर्चा करने से पूर्व थोड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद और सुरक्षा परिषद पर जो विगत वर्षों जो शीत युद्ध का जो प्रभाव था उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जिससे आप विश्व में विवादित मुद्दों को समझ सकें तथा उन विवादित मुद्दों पर सुरक्षा परिषद के रुख को भी समझ सकें और यह जान सकें कि किस तरह शीत युद्ध के दौरान जो विश्व में दो गुट बन गए थे, जिसमें एक गुट का नेतृत्व कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे गुट का नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ अर्थात रूस। यद्यपि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात शीत युद्ध का लगभग अंत माना जाता है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में भी यह देखने को मिलता है कि आज भी कहीं न कहीं विश्व दो गुटों में विभाजित नजर आता है, या हम ये कह सकते हैं कि नए शीत युद्ध के रूप में विश्व में धड़े नजर आते हैं। यद्यपि यह विचारधाराओं का युद्ध अब आर्थिक युद्ध के तौर पर देखा जा सकता है। मैं जो कह रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद पर जो शीत युद्ध था, जो द्विध्रुवीय विश्व था, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इस प्रभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में कई मामले अनावश्यक पैदा हुए तथा कई मामलों का समाधान करने में यह आपसी गुटबंदी बाधक रही। फिर भी संयुक्त राष्ट्र संघ कई मायनों में और 1945 के पश्चात आज तक विश्व को विविध कष्टकारी युद्धों से बचाने में सफल रहा है और यह मैं कहूँगा संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बड़ी उपलब्धि है कि अभी तक विश्व तृतीय विश्व युद्ध से बचा हुआ है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की पहल के कारण, उसके योगदान के कारण अभी तक विश्व में
शांति व्यवस्था बनी हुई है। यद्यपि छिटपुट और छोटे मोटे युद्ध होते रहते हैं, परंतु एक विश्व युद्ध के बड़े खतरे से अभी तक विश्व बचा हुआ है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अब मैं चर्चा करना चाहूँगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। इनमें पहली उपलब्धि हमारे समक्ष आती है ईरान की समस्या का समाधान। जैसे मैंने आपको बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही विश्व दो गुटों में बंट गया था, जिस कारण शीत युद्ध आरंभ हुआ। इस शीत युद्ध के पीछे दो विचारधाराएं भी कार्य कर रही थी, एक पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ में था तथा साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ अर्थात रूस के हाथ में था। अब ये दोनों विचारधाराओं के समर्थक देश अपने अपनी विचारधारा के प्रभाव को या अपने सत्य के प्रभाव को या हम कहें अपने हर तरह के प्रभाव को बढ़ाने हेतु विश्व के देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाह रहे थे। जो देश सीधे किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं थे, उन देशों पर इन दो गुटों ने इस प्रकार का प्रभाव जमाने का प्रयास किया कि ये उनके गुट में सम्मिलित हो जाए और सम्मिलित न हो तब भी ये उनके प्रभाव में रहें। इसी का कारण था कि रूस ने ईरान पर अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु ईरान के मामलों में हस्तक्षेप किया और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर वहां अपनी सेनाएं भेज दी। इसका परिणाम यह हुआ कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सम्मुख रूस के इस हस्तक्षेप का विरोध किया। परिणामतः 1 जनवरी 1946 को ईरान इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गया और सुरक्षा परिषद ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए रूस को ईरान से अपनी सेना हटाने को कहा। यद्यपि प्रारंभ में रूस नहीं माना, परंतु बाद में आपसी समझौते के तहत रूस ने ईरान से अपनी सेनाएं हटाना स्वीकार किया और इस तरह रूस ने जब अपनी सेनाएं ईरान से हटा ली तो ईरान की समस्या का समाधान हो गया। एक तथ्य मैं और रखना चाहूँगा कि अप्रत्यक्ष रूप से आज भी कहीं न कहीं यह समस्या बनी हुई है कि अरब देशों में कुछ आर्थिक हितों के कारण, तेल पर अपना प्रभाव स्थापित करने के कारण तथा आज भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, रूस जैसे देशों के मध्य आज भी टकराव की स्थिति बनी रहती है। यद्यपि अब वह समस्या उस रूप में नहीं है जिस रूप में 1946 के आसपास थी। इस तरह हम मान सकते हैं कि ईरान की एक बड़ी समस्या का समाधान संयुक्त राष्ट्र ने किया है। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या थी सीरिया व लेबनान की समस्या। उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सीरिया व लेबनान के जो क्षेत्र थे और बाद में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो इस द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात फ्रांस और इंग्लैंड की सेनाएं क्रमशः सीरिया और लेबनान में तैनात थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तब भी इन दोनों देशों की सेनाएं वहां बनी रही, जिसका इन दोनों देशों ने विरोध किया और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने इस मूल सिद्धांत के तहत कि प्रत्येक देश को या प्रत्येक राज्य को अपनी संप्रभुता की सुरक्षा का अधिकार है, इंग्लैंड और फ्रांस से आग्रह किया कि वो अपनी सेनाएं इन दोनों देशों से हटा लें। परिणामतः सुरक्षा परिषद के प्रयास से
इस समस्या का समाधान हुआ और दोनों देशों ने अपनी सेनाएं और सीरिया व लेबनान की समस्या का समाधान सुरक्षा परिषद के प्रयास से हो गया और दोनों देशों ने अपनी सेनाएं इन देशों से हटाना स्वीकार कर लिया। तीसरी महत्वपूर्ण समस्या है इंडोनेशिया की समस्या। आपने विगत कक्षा में अध्ययन किया होगा कि किस तरह इंडोनेशिया पर डचों का अधिकार हो गया था और डच लोगों ने इंडोनेशिया को अपना उपनिवेश बना लिया था। हॉलैंड की अधीनता में डच उपनिवेश बना रहा और इंडोनेशिया डचों का उपनिवेश बना रहा और हॉलैंड ने इंडोनेशिया की जनता का आर्थिक शोषण किया। परिणाम तो इंडोनेशिया में स्वतंत्रता संग्राम हुआ, वहां की जनता ने स्वतंत्रता की मांग की और इसका परिणाम यह हुआ कि बाध्य होकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हॉलैंड को वहां से हटना पड़ा, जिससे इंडोनेशिया में जनतंत्रीय सरकार स्थापित हो गई। परंतु तब भी इंडोनेशिया के कुछ क्षेत्रों पर हॉलैंड का अधिकार बना रहा। बाद में इंडोनेशिया की जनता ने यह मांग की कि हॉलैंड को इंडोनेशिया को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए और 1949 में सुरक्षा परिषद ने इस समस्या में हस्तक्षेप किया और जो युद्ध इंडोनेशिया की जनतंत्रीय सरकार तथा हॉलैंड के बीच चल रहा था उस युद्ध को बंद करने को कहा और अंततः दोनों पक्षों ने सुरक्षा परिषद की बात को माना तथा हॉलैंड ने इंडोनेशिया को स्वतंत्रता प्रदान करना स्वीकार किया और इस तरह इंडोनेशिया की समस्या का समाधान हो गया। अगली महत्वपूर्ण समस्या है पैलेस्टाइन की समस्या। पैलेस्टाइन अर्थात फिलिस्तीन की समस्या प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही चली आ रही थी। बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि फिलिस्तीन की समस्या प्राचीन काल से यूरोप में चली आ रही थी, क्योंकि फिलिस्तीन में जो यरूशलेम ईसा मसीह का जन्म स्थान है, तो तुर्कों और यूरोपीय ईसाइयों के बीच ईसा मसीह के इस जन्म स्थान को लेकर प्राचीन काल से विवाद रहा है। ईसाई लोग यरूशलेम को ईसा मसीह का जन्म स्थान होने के कारण उस पर अपना अधिकार चाहते थे। इस कारण मध्यकाल में यरूशलेम को लेकर कई युद्ध लड़े गए, जिनका अध्ययन हम धर्म युद्ध अर्थात क्रूसेड के रूप में करते हैं। और कालांतर में भी यह समस्या काफी हद तक बनी रही। बीच बीच में जब भी यूरोप के कोई शक्तिशाली देश जैसे फ्रांस या रूस हुए, तो उन्होंने तुर्की पर अपना प्रभाव स्थापित कर यरूशलेम पर अपना प्रभाव बनाने का प्रयास किया और उसको अपने प्रभाव में रखा। परंतु जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ अर्थात लीग ऑफ नेशंस द्वारा जो मैंडेट व्यवस्था की गई, उस मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत पैलेस्टाइन को इंग्लैंड को दे दिया गया। परंतु शीघ्र ही पैलेस्टाइन के प्रश्न पर पुनः अरबों और यहूदियों के बीच संघर्ष हो गया। अब जो मैंने कहा था पहले ईसाइयों का, फिर वो इसमें यहूदी, क्योंकि यहूदियों का भी वो धार्मिक स्थल रहा है। इस कारण जो संघर्ष हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इंग्लैंड ने स्वीकार किया कि वह पैलेस्टाइन में मैंडेट व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ है। अतः इस समस्या पर पर्याप्त विचार विमर्श करने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने पैलेस्टाइन को 3 भागों में बांटने का निर्णय लिया। इसमें पहला भाग था अरब राज्य, दूसरा यहूदी राज्य और तीसरा यरूशलेम माने जेरूशलेम। इन 3 भागों में 3 राज्यों में
पैलेस्टाइन को बांट दिया। यहूदियों ने अपना राज्य का प्रशासन अच्छे ढंग से संभाला और बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब इस समस्या का हल किया, उसके लिए एक कमीशन गठित किया, तो कमीशन ने पाया कि जो यहूदियों का राज्य था उसकी देखभाल बहुत अच्छे ढंग से हुई है और इसका परिणाम यह हुआ कि यहूदियों ने इजराइल के रूप में अपने राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसका परिणाम यह हुआ कि 1948 में रूस व अमेरिका ने तुरंत इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी और इस तरह इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अरबों ने पैलेस्टाइन के विभाजन का विरोध किया, इस योजना का उन्होंने खुला विरोध किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यहूदियों के विरुद्ध अरबों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। सुरक्षा परिषद में जब यह मामला गया तो उन्होंने इस समस्या को हल करने का प्रयास किया और अंततः अरबों और इजराइल के बीच जो युद्ध होता आ रहा था उस पर युद्ध विराम संधि हो गई और इस तरह पैलेस्टाइन की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। यद्यपि तब से युद्ध विराम है, लेकिन अब भी इजराइल और अरबों के बीच संघर्ष अप्रत्यक्ष रूप से बना हुआ है। अगली समस्या है कश्मीर समस्या। कश्मीर समस्या तब उत्पन्न हुई जब भारत को स्वतंत्रता मिली और साथ ही भारत का विभाजन हो गया। भारत का जब विभाजन हुआ तो उसका परिणाम यह हुआ कि मैं कह रहा था कि कश्मीर समस्या तब उत्पन्न हुई जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत के विभाजन के पश्चात पाकिस्तान का निर्माण हुआ। उस समय भारत में अनेक स्वतंत्र रियासतें थी, उनमें से एक रियासत कश्मीर भी थी, जिस पर कश्मीर के राजा हरि सिंह का अधिकार था। कश्मीर के राजा की स्थिति यह थी कि वो न तो प्रारंभ में पाकिस्तान में सम्मिलित होना चाहता था और न ही भारत में। एक प्रकार से कश्मीर एक स्वतंत्र रहकर अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता था, परंतु ऐसी स्थिति में पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के भेष में आक्रमण किया, उसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर के राजा ने भारत से सहायता मांगी। भारत में उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। नेहरू जी ने तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन से सलाह मांगी, तो माउंटबेटन का कहना था कि जब कश्मीर का विलय भारत में हो तभी जो है भारत कश्मीर में हस्तक्षेप कर सकता है। इस पर राजा हरि सिंह और कश्मीर के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनता के प्रतिनिधि थे शेख अब्दुल्ला, इन्होंने कश्मीर को भारत में विलय करने का प्रस्ताव रखा और पूर्ण विलय का आग्रह किया। यहीं पर थोड़ा हम ये कहें कि अपने गणतंत्रवादी पक्ष के कारण कुछ माउंटबेटन की सलाह पर नेहरू जी ने जो हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला जी का कश्मीर के पूर्ण विलय का प्रस्ताव था, उस पर विलय तो स्वीकार कर लिया, परंतु माउंटबेटन की सलाह पर नेहरू जी ने यह प्रावधान रखा कि अभी कश्मीर का विलय हो गया है और भारत कश्मीर को अपना अंग मानते हुए अपनी सैनिक को उसकी सुरक्षा के लिए भेजेगा और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो जनमत करवाकर पूर्ण विलय कर लिया जाएगा।
यद्यपि पूर्ण विलय हो गया था, क्योंकि हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला ने पूर्ण विलय का प्रस्ताव भी रखा था और पूर्ण विलय को स्वीकार किया था, परंतु जो ये जनमत का एक पेंच माउंटबेटन की सलाह पर जो फंस गया था, इसका परिणाम यह हुआ कि भारत ने कश्मीर के विलय के पश्चात अपनी सेनाएं वहां भेजी, पाकिस्तान को खदेड़ा। पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर को खाली कर दिया, परंतु तत्कालीन सरकार की दूसरी भूल यह हो गई कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में यह मुद्दा उठा दिया। भारत सरकार ने नैतिक दृष्टि से और वैधानिक प्रावधान के अनुसार यह मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया कि कश्मीर पर जो है पाकिस्तान ने अनधिकृत आक्रमण किया है, इसलिए पाकिस्तान एक आक्रमणकारी देश है, उसे आक्रांता घोषित किया जाना चाहिए। प्रस्ताव तो सही था, परंतु उस समय सुरक्षा परिषद में और संयुक्त राष्ट्र संघ पर संयुक्त राज्य अमेरिका व इंग्लैंड के प्रभाव के कारण जो मांग भारत ने की थी कि पाकिस्तान को आक्रांता घोषित किया जाए, उस मांग को इंग्लैंड और अमेरिका के प्रभाव के कारण कश्मीर को द्विपक्षीय मामला बना दिया गया, जबकि सीधा सा मामला यह था कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर अनधिकृत रूप से आक्रमण किया है और पाकिस्तान को आक्रांता घोषित किया जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा पक्ष न लेकर के अमेरिका और इंग्लैंड ने इसमें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें बाद में नेहरू जी ने बड़ा दुख प्रकट किया और उसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध विराम तो हो गया। जब भारत इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गया तो संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद ने दोनों देशों को युद्ध विराम का आदेश दिया। अब ऐसी स्थिति में जब युद्ध विराम हो गया तो पूरा कश्मीर पाकिस्तान के अधिकार से खाली नहीं कराया जा सका। इसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास बना रहा, जिसे आज पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहा जाता है। और यही समस्या कश्मीर समस्या है कि पाक के पास जो अधिकृत क्षेत्र भारत का रह गया है, इसी क्षेत्र को लेकर के कश्मीर की समस्या है कि पाकिस्तान को उस क्षेत्र को खाली करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने बाद में यह व्यवस्था दी कि पीओके अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर में जनमत करवाया जाए और जनमत के आधार पर उसका इधर कश्मीर में या पाकिस्तान में विलय हो, परंतु शर्त यह रखी गई कि पहले पीओके को पाकिस्तान द्वारा अपनी सेना वहां से हटानी पड़ेगी, उसको सेना से मुक्त करना पड़ेगा। परंतु पाकिस्तान ने कभी भी संयुक्त राष्ट्र की यह बात नहीं मानी। इसका परिणाम यह हुआ कि पीओके आज भी पाकिस्तान के पास बना हुआ है। अतः युद्ध विराम तो हो गया, परंतु समस्या का समाधान आज तक नहीं हो पाया। इस कारण आज भी यह समस्या किसी न किसी रूप में दोनों देशों के मध्य वो पीओके की समस्या बनी हुई है। अगली समस्या है कोरिया की समस्या। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्योंकि कोरिया पहले द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जापान के अधिकार में था, जापान ने कोरिया पर अधिकार कर रखा था, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जब जापान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया तो कोरिया के संदर्भ में रूस व अमेरिका के बीच यह समझौता हुआ कि उत्तरी कोरिया पर रूस का अधिकार और दक्षिणी कोरिया पर अमेरिका का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। यद्यपि यह व्यवस्था केवल तात्कालिक व्यवस्था थी और बाद में यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण कोरिया के लिए एक अस्थायी प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की जाए, किंतु रूस ने इसका विरोध किया। रूस चाहता था कि उत्तरी कोरिया पर उसका वर्चस्व बना रहे। 1948 में संयुक्त राष्ट्र ने जब दक्षिणी कोरिया में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो गई तो संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी कोरिया की लोकतांत्रिक सरकार को यह मान्यता दी कि वैधानिक रूप से
दक्षिणी कोरिया की लोकतांत्रिक सरकार ही एकमात्र कोरिया की वैधानिक सरकार है, परंतु उत्तरी कोरिया ने इसे स्वीकार नहीं किया, जिस कारण उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दोनों में युद्ध छिड़ गया। बाद में सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप के कारण युद्ध बंद हुआ, परंतु स्थिति फिर तब गंभीर हो गई जब चीन ने उत्तरी कोरिया को सैनिक सहायता देने का निश्चय किया। परंतु फिर सुरक्षा परिषद के हस्तक्षेप से और लंबे प्रयासों के बाद 1953 ईस्वी में दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को वापस बुला लिया और इस तरह कोरिया की समस्या का समाधान हुआ। इसके अलावा युद्धों और विभिन्न देशों के मध्य आपसी विवादों का समाधान करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की और भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इनमें सबसे पहली उपलब्धि है आर्थिक उपलब्धियां। विश्व में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा जो पिछड़े देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, मानव के आर्थिक विकास हेतु संयुक्त राष्ट्र ने कई अन्य संस्थाओं का भी गठन किया है, जिनमें प्रथम है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजदूरों की दशा, उनकी रोजगार की व्यवस्था आदि मामलों के संदर्भ में कार्य करती है। दूसरा है खाद्य एवं कृषि संगठन, जो विश्व में खाद्यान्न उत्पादन, कृषि की दशा, कृषि में सुधार और इस हेतु प्रयास करता है कि विश्व में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मुद्रा की स्थिति को बेहतर करने और मुद्रा के संदर्भ में विभिन्न निर्णय जो लेता है बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में, इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्य करता है। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम पूंजी का विनिवेश या पूंजी संबंधी अन्य मामलों पर अपना निर्णय देता है। दूसरी उपलब्धियां हैं संचार संबंधी उपलब्धियां। संयुक्त राष्ट्र यह भी प्रयास करता है कि विभिन्न राष्ट्रों के मध्य डाक, संचार, यातायात सुविधाओं को बेहतर किया जाए और कोई भी देश दूसरे देश की यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास न करे। समुद्री आवागमन तमाम इन पर इससे कार्य किया जाता है। शैक्षणिक क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की स्थापना की है, जो कि विश्व में शिक्षा और सांस्कृतिक उन्नति हेतु निरंतर कार्यरत है। इसी तरह यूनिसेफ भी विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। स्वास्थ्य के संदर्भ में जो उपलब्धियां हैं, संयुक्त राष्ट्र इस बात का प्रयास करता है कि विश्व में आहार, पोषण, आवास, सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, शिशु एवं मातृ कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिस कारण विश्व में स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाएं बेहतर हो रही हैं।